चलो दोस्तों, आज हम लोग तार्किक चयन सिद्धांत देखेंगे इस वीडियो में। तो लोक विकल्प सिद्धांत राजनीतिक प्रक्रिया, इसे लोक विकल्प यानी पब्लिक चॉइस थ्योरी भी कहा जाता है, पब्लिक चॉइस अप्रोच भी कहा जाता है। तो लोक विकल्प सिद्धांत राजनीतिक प्रक्रिया और संस्थाओं के अध्ययन हेतु अर्थव्यवस्था एवं आर्थिक उपागम का प्रयोग करता है। लोक चयन दूसरे शब्दों में आर्थिक सिद्धांत के तर्क संगत मॉडल को राजनीति के दायरे में स्थानांतरित करता है और इसके अनुसार राजनीतिक बाजार में लोगों की प्रेरणा वैसी होती है जैसे कार बाजार में। इस प्रकार शिकागो स्कूल व्यवहारवाद से जुड़ा है, उसी प्रकार वर्जीनिया स्कूल लोक चयन सिद्धांत से जुड़ा है। शिकागो स्कूल व्यवहारवाद से जुड़ा है, वर्जीनिया स्कूल लोक चयन सिद्धांत से जुड़ा है और इसका विकास मुख्यतः 1960 दशक में यूएसए में हुआ था। वर्जीनिया संप्रदाय, वर्जीनिया स्कूल, तो ये यूएसए में 1950 से 60 दशक में फैला। इस स्कूल का संबंध लोक चयन सिद्धांत से है। इसने पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच को बढ़ावा दिया था। जेम्स बुकानन एवं जी वारेन न्यूटर ने इस स्कूल की संस्थापना की और अन्य विद्वान हैं गॉर्डन टुलाक। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एवं लौह महिला मार्गरेट थैचर एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने 1980 के दशक में मिनिमल स्टेट के रूप में जो सुधार किए थे, वे सुधार लोक विकल्प सिद्धांत का व्यवहारिक स्वरूप थे। फिर जो लोक विकल्प की पद्धति है, दो संबंधित तत्वों से मिलकर बनती है। पहला है मेथोडोलॉजिकल इंडिविजुअलिज्म। इस शब्द बंध का प्रयोग जोसेफ शुम्पीटर ने किया था। यह समाज को एक सावयव मानने से इनकार करता है, यानी ऑर्गेनिक मानने से, नेचुरल मानने से इनकार करता है और समग्रवादी दृष्टिकोण को भ्रांतिपूर्ण मानता है। होलिस्टिक अप्रोच को, जो कि अरिस्टोटल और प्लेटो जैसे थिंकर देते हैं, को एक प्रकार से भ्रांतिपूर्ण मानता है। दूसरा तत्व बौद्धिक चयन है, रैशनल चॉइस है, जो कि प्रथम से संबंधित है। यह माना जाता है कि विकल्पों के चयन में लोग अपनी पसंद को वरीयता के आधार पर अभिव्यक्त करते हैं और सबसे उत्तम विकल्प का चयन करते हैं। राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो लोक विकल्प सिद्धांत वेत्ता बताते हैं कि राजनीति का विश्लेषण सार्वजनिक हित अवधारणा के परिप्रेक्ष्य में नहीं किया जाना चाहिए, अपितु इस रूप में किया जाना चाहिए कि व्यक्ति को अधिकतम लाभ हो, मैक्सिमम लाभ हो। तो हर व्यक्ति बीजेपी या कांग्रेस से अधिकतम लाभ लेना चाहता है और जो पार्टी उसको अधिकतम लाभ देगी उसी के साथ जाएगा। हम सभी जानते हैं कि राजनीतिक परिवेश में सभी कर्ता, चाहे वो राजनीतिज्ञ हों अथवा नौकरशाह अथवा मतदाता हों, अपना अधिकतम लाभ अर्जित करने में लगे रहते हैं। इस प्रकार आर्थिक जीवन में एक उपभोक्ता विवेकशील एवं तर्कपूर्ण व्यवहार करता है तथा उपयोगिता अधिकतम करना चाहता है, उसी प्रकार राजनीतिक कार्यकर्ता व्यवहार करते हैं। अर्थात राजनीतिक व्यवहार आर्थिक व्यवहार के तुल्य है। यहाँ लागत व लाभ के आधार पर निर्णय किया जाता है। लोक विकल्प सिद्धांत के अग्रणी प्रणेताओं में विंसेंट ऑस्ट्रॉम तथा विलियम निस्किनन के नाम उल्लेखनीय है। इसके अतिरिक्त डंकन ब्लैक, एंथनी डाउन्स, केनेथ एरो, विलियम राइकर, ओल्सन जैसे विद्वान भी महत्वपूर्ण हैं। ऑस्ट्रॉम लोक प्रशासन के उस सिद्धांत का आलोचक है जिसमें लोगों के सामने निर्णय लेने व चयन करने के विकल्प नहीं होते हैं, जिसमें नौकरशाही से ढृण होती है। ऑस्ट्रॉम ने लोक विकल्प से तो कुल मिला के ये जो साम्यवादी सिस्टम है उसके खिलाफ है। क्योंकि वहीं ऐसी होती है, वहीं ऐसा सिस्टम होता है जहाँ पर नौकरशाही स्ट्रांग होती है। तो ऑस्ट्रॉम ने लोक विकल्प सिद्धांत के माध्यम से नौकरशाही शासन का विकल्प प्रस्तुत किया है। लोक शासन के क्षेत्र में यह एक वैकल्पिक प्रतिमान है जो बहुल निर्णय केंद्रों की वकालत करता है। लोक प्रशासन के क्षेत्र में लोक विकल्प सिद्धांत का उपयोग महत्वपूर्ण योगदान है। इसने नौकरशाही द्वारा संचालित शासन को चुनौती दी। फिर लोक विकल्प उपागम प्रशासन के नौकरशाही प्रतिमान का ही आलोचक नहीं, अपितु सार्वजनिक सामग्री और सेवाओं के वितरण में संस्थात्मक बहुलवाद की संभावना की व्यक्त करता है। इस उपागम के प्रमुख प्रतिपादक विंसेंट ऑस्ट्रॉम ने नौकरशाही प्रशासन के परंपरागत सिद्धांत के स्थान पर लोकतांत्रिक प्रशासन, डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन की अवधारणा को प्रस्तुत किया। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध कृति द इंटेलेक्चुअल क्राइसिस इन अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में लिखा है कि नौकरशाही संरचनाएं आवश्यक हैं, परंतु उत्पादक और उत्तरदायी सार्वजनिक अर्थव्यवस्था के लिए पर्याप्त नहीं। निस्किनन के विचार एवं दृष्टिकोण नौकरशाही अध्ययन में एक प्रकार की क्रांति लाते हैं। निस्किनन के अनुसार पेशेवर नौकरशाही अपना न्यायस्थ स्वयं सिद्ध करने वाली होती है। इसमें विचार की असीम क्षमता होती है। अपनी प्रसिद्ध कृति ब्यूरोक्रेसी एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट में निस्किनन ने नौकरशाही के रूपांकन और क्रियान्वयन की समस्याओं पर आर्थिक अवधारणाओं को लागू करते हुए मौलिक सुझाव दिए हैं। नौकरशाही बजट को अधिकतम बनाने वाली होती है। वह अपने ब्यूरो के लिए बजट में अधिक से अधिक धन आवंटन करना चाहती है।
जिससे वेतन, भत्ते, सुविधाएं, शक्ति, सार्वजनिक प्रतिष्ठा बढ़ सके। नौकरशाही की बजट बनाने की प्रवृत्ति के कारण उसके द्वारा प्रदान की जाने वाली सार्वजनिक सेवाएं अधिक महंगी हो जाती। निष्कर्षण के अनुसार यदि नौकरशाही में प्रतिस्पर्धा का तत्व समाविष्ट कर दिया जाए तो सार्वजनिक सेवा की न केवल गुणवत्ता बढ़ेगी बल्कि उसे कम कीमत पर भी उपलब्ध कराया जा सकता है। तो लोक विकल्प सिद्धांत के अग्रणी प्रणेता कौन है? विंसेंट ओस्ट्रॉम। उनकी फेमस बुक है इंटेलेक्चुअल क्राइसिस इन अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। फिर अन्य समर्थक हैं एंथनी डाउन्स हैं, इनकी पुस्तक है एन इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी 1957 में आती है, और इनकी नेक्स्ट पुस्तक है इनसाइड ब्यूरोक्रेसी, ये 1967 में आती है। एन इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी एंड इनसाइड ब्यूरोक्रेसी। जेम्स बुकानन की द कैलकुलस ऑफ कंसेंट कोलन लॉजिकल फाउंडेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी 1962 में इनकी पुस्तक आती है। स्किनन की ब्यूरोक्रेसी एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। केनेथ एरो की सोशल चॉइस एंड इंडिविजुअल वैल्यू 1951 में, और गॉर्डन टुलाक की पॉलिटिक्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी 1965 में, और गवर्नमेंट फेलियर अ प्राइमर इन पब्लिक चॉइस अ प्रीमियर इन पब्लिक चॉइस 2002 में पुस्तक आती है। संक्षेप में लोक विकल्प विचारधारा की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? तो लोक विकल्प सिद्धांत मूल रूप से अर्थशास्त्रियों की देन है, इकोनॉमिस्टों की देन है। नव लोक प्रशासन न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से प्रेरित यह सिद्धांत मानवतावाद, नौकरशाहीकरण यानी डीब्यूरोक्रेटाइजेशन तथा प्रशासन के लोकतांत्रिकरण यानी डेमोक्रेटाइजेशन का समर्थक है। यह बाजार व्यवस्था प्रतिस्पर्धा के सिद्धांत पर आधारित है। छोटी सरकार अच्छी सरकार में विश्वास करता है। स्किनन का मत है कि एक उत्तम सरकार लघुत्तर सरकार होती है। वही मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस वाली सरकार है ये। नौकरशाही पक्षोपान का विरोध, विवेकशील उपभोक्ता एवं नव उदारवाद का समर्थन, संस्थात्मक बहुलतावाद में विश्वास, सार्वजनिक सेवाओं की निजी एजेंसियों द्वारा आपूर्ति, केंद्रीकरण एवं जन सहभागिता में विश्वास। बहुलवाद, व्यक्तिवाद व उत्तर आधुनिकता ने तार्किक चयन को बढ़ावा दिया। इस सिद्धांत की केंद्रीय तत्व क्या है? मैक्सिमम यूटिलिटी, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह उपभोक्ता हो अर्थशास्त्र में या मतदाता हो राजनीति में, विवेकशील स्वस्वार्थ को पहचानने वाला होता है। तो सोशल चॉइस थ्योरी या तार्किक चयन का सोशल चॉइस थ्योरी व्यक्तियों की प्राथमिकताओं, वरीयताओं तथा मतदान जैसे सामाजिक विकल्पों के बीच संबंधों की जांच करता है। अन्य विशेषताएं, तो सार्वजनिक हित की बजाय व्यक्तिगत हित महत्वपूर्ण है। तो यह सिद्धांत प्रशासन को जनहित, पब्लिक इंटरेस्ट या कॉमन गुड की राजनीति नहीं मानता, बल्कि व्यक्तिगत लाभ को अधिकतम करने पर केंद्रित है। चाहे राजनेता हो, नौकरशाह हो या मतदाता, कोई भी निर्णय सिर्फ स्वहित में लेता है। राजनेता नीतियों का निर्धारण इस प्रकार करता है ताकि पुनः निर्वाचित हो सके। नौकरशाह पदोन्नति और वेतन वृद्धि के लिए करता है। मतदाता उन्हीं नेताओं व लोक दलों को मत देते हैं जिन्होंने व्यक्तिगत फायदा ज़्यादा इंश्योर किया हो। मतदाता, उम्मीदवार, विधायक, नौकरशाह, राजनीतिक दल, दबाव समूह, सरकारें निजी हितों की उच्चतम पूर्ति करते हैं। बाजार हो या राजनीति, नीति निर्माण में सभी जगह सौदेबाजी, सामूहिक सौदेबाजी होती है। व्यक्ति राजनीतिक और प्रशासनिक प्रक्रिया में केंद्रीय भिन्नता है। यह मानकीयता की बजाय गणनात्मक है। यह संस्थानिक बहुलतावाद यानी इंस्टीट्यूशनल प्लूरलिज्म पर बल देता है। विकल्प की स्वतंत्रता को बढ़ाता है। यह औपचारिक संस्थावाद उपागम का विरोधी है। डाउनसाइजिंग गवर्नमेंट एंड रोलिंग बैक द स्टेट का पक्षधर है तथा नौकरशाही की खिलाफत करता है। विवेकशील मानव, इसके अनुसार मनुष्य मूलतः स्वस्वार्थ प्रेरित व विवेकशील प्राणी है जो उपयोगिता एवं संतुष्ट की खोज में रहता है। यह व्यवहार व बाजार हो या राजनीति सब जगह करता है। विवेकपूर्ण चयन राजनीतिक विश्लेषण का वह उपागम है जो इस बात की जांच करता है कि निर्णय निर्माता कैसे साधनों का कुशल उपयोग कर अपने साध्य की प्राप्ति कर सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य विवेकशील होता है। साध्य और साधन को सही ढंग से अभिव्यक्त किया जा सकता है। शक्ति धारक शक्ति का प्रयोग अपने हितों की अभिवृद्धि के लिए तथा अपने विरोधियों को हितों को रोकने के लिए करते हैं। जोखिम अवसरों का सही आंकलन किया जा सकता है। व्यक्ति सोच समझ कर निर्णय लेते हैं कि अन्य व्यक्ति क्या करते हैं। यह निजीकरण और बाजारवाद का समर्थक है तथा कल्याणकारी राज्य का विरोधी। इस सिद्धांत के समर्थक एडमिनिस्ट्रेटिव इगोइज्म यानी प्रशासनिक अहमवाद का प्रतिपादन करते हैं, जहां नेता व नौकरशाह जनहित की आड़ में अपने अहमों और स्वार्थों की पूर्ति करते हैं। लोकचयन सिद्धांत के आधार पर मेजरिंग प्लेजर एंड पेन कैलकुलस, प्रसन्नता, पीड़ा, कलन का मापन। तो लोकचयन के सिद्धांत का आधार क्या है? मेजरिंग प्लेजर पेन कैलकुलस। बेंथम के सुख कलन पर आधारित यह सिद्धांत सुख में वृद्धि, दुख में कमी को मानव व्यवहार का आधार मानता है। फिर लोक विकल्प सिद्धांत द्वारा निम्नलिखित बातों का विरोध किया जाता है। तो एकल केंद्रित प्रशासनिक शक्ति यानी प्रशासनिक केंद्रीकरण का विरोध, राजनीतिक प्रशासन द्विभाजन, पद सोपान एवं लाल फीताशाही युक्त नौकरशाही, यह तटस्थ नौकरशाही और प्रशासनिक अहमवाद का विरोधी।
आलोचनात्मक मूल्यांकन तो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अवधारणा के सिद्धांत और तकनीक वस्तुतः लोक विकल्प से ही अभिप्रेरित है। हर्बर्ट साइमन ने लिखा है कि लोक विकल्प सिद्धांत का प्रमुख उपागम स्वहित यानी सेल्फ इंटरेस्ट है, जो कि एक भ्रांति और एक धोखा है। लोक विकल्प सिद्धांत के आलोचक इस विचारधारा को नवीन दक्षिणपंथी विचारधारा न्यू राइट ऑर्टोलॉजी का विस्तार मानते हैं और कहते हैं कि यह बाजार व्यवस्था, सीमित सरकार, सिक्योरिटी नौकरशाही जैसे विचारों की वकालत करने वाली प्रतिक्रियावादी अवधारणा है। अब इसमें महत्वपूर्ण जो विचारक हैं उनको देख लेते हैं। तो डंकन ब्लैक ये बेसिकली स्कॉटलैंड के विचारक हैं और इनकी बुक है द थ्योरी ऑफ कमिटीज एंड इलेक्शन, द थ्योरी ऑफ कमिटीज एंड द इलेक्शन 1958 में आती है। डंकन को मॉडर्न पब्लिक चॉइस थ्योरी का पिता कहा जाता है, मॉडर्न पब्लिक चॉइस का पिता कहा जाता है, थ्योरी का पिता कहा जाता है डंकन ब्लैक को। इन्होंने वोटिंग थ्योरी व मीडियन वोटर थ्योरी, मध्य मतदाता सिद्धांत दिया। जेम्स बुकानन यूएसए के हैं और 1986 में इन्हें अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला था और उनकी पुस्तक है द कैलकुलस ऑफ कंसेंट 1962 में। इसके सहलेखक गॉर्डन टुलाक हैं और लिबर्टी मार्केट एंड द स्टेट, लिबर्टी मार्केट एंड द स्टेट 1985 में आती है बुक। ये पब्लिक चॉइस थ्योरी से जुड़े हुए हैं। बुकानन के अनुसार उपभोक्ता हो या मतदाता दोनों उपयोगिता या संतुष्ट की खोज में रहते हैं, सभी जगह स्वार्थ के आधार पर सौदेबाजी होती है। जेम्स बुकानन ने यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन पर अनुसंधान किया। बुकानन मुक्त बाजार व मिनिमल राज्य के पक्षधर हैं तथा लोक चयन सिद्धांत को रोमांस के बिना राजनीति, पॉलिटिक्स विदाउट रोमांस कहते हैं। गॉर्डन टुलाक ये भी यूएसए के हैं। टुलाक का रेंट सीकिंग पैराडॉक्स, किराया जीवी विरोधाभास का सिद्धांत अत्यंत प्रसिद्ध है। इसे टुलाक पैराडॉक्स भी कहा जाता है। यह सिद्धांत डेविड रिकार्डो से प्रभावित है। रेंट सीकर तो वो व्यक्ति होते हैं जो बगैर नए धन का इन्वेस्ट किए धन कमाते रहते हैं। तो जैसे कि मकान किराए पर देने वाला व्यक्ति बिना किसी अतिरिक्त खर्चा के हर साल ज्यादा किराए की मांग करता है, अर्थात कम इन्वेस्टमेंट और ज्यादा कमाई। ये है रेंट सीकर। टुलाक का विरोधाभास भी ऐसा ही है, जहां राजनीतिज्ञों का समर्थन चाहने वाला व्यक्ति राजनेताओं को किराए पर लेता है, उन्हें चुनाव में 1 लाख रुपए चंदा देता है। जब नेता जीत जाता है तो व्यवसायी उनमें करोड़ों रुपए कमाता है। तो ये है पैराडॉक्स का तात्पर्य, खर्चा कम और कमाई ज्यादा। एंथोनी डाउन्स तो ये भी उसी के हैं। इनकी पुस्तक है एन इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी 1957 में और इनसाइड ब्यूरोक्रेसी 1967 में। तो डाउन्स कंप्यूटर से प्रभावित हो लोकतंत्र का आर्थिक सिद्धांत देते हैं, जहां राजनीति एक बाजार है तथा नेता, मतदाता, राजनीतिक दल आदि सब उपयोगिता यानी यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन में लगे हैं। डाउन्स की नज़र में राजनीतिक दल सिर्फ मतों के अधिकतम करण वाले यंत्र यानी वोट मैक्सिमाइजिंग मशीन्स होते हैं। एंथनी डाउन्स राजनीतिक प्रतियोगिता के सिद्धांत का सुझाव देते हुए कहते हैं कि राजनेता व्यापारिक प्रतिष्ठानों द्वारा अधिकतम लाभ के अनुरूप मतों को अधिकतम मैक्सिमाइजिंग ऑफ वोट का प्रयास करते हैं। तार्किक चयन सिद्धांत में यहाँ एंथनी डाउन्स ने थ्योरी ऑफ इलेक्शन पर काम किया, वहीं विलियम रिकर ने थ्योरी ऑफ पॉलिटिकल कोलिशन राजनीतिक गठबंधन सिद्धांत और थॉमस सेलिंग ने बार्गेनिंग थ्योरी पर कार्य किया, जबकि निस्केनन ने नौकरशाही पर काम किया। डाउन्स ने अपनी पुस्तक इनसाइड ब्यूरोक्रेसी 1967 में नौकरशाही के संदर्भ में स्वसेवा वफादारी नियम दिया है, लॉ ऑफ सेल्फ सर्विंग लॉयल्टी का नियम दिया है। इसका तात्पर्य है कि नौकरशाह स्वयं व संगठन के प्रति वफादार होते हैं, जनता के प्रति नहीं। विलियम निस्केनन यूएसए के, तो इनकी पुस्तक है ब्यूरोक्रेसी एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट 1973 में आती है। तो निस्केनन ने लोक चयन सिद्धांत का प्रयोग नौकरशाही पर किया। यह मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस का समर्थक है। निस्केनन का प्रभाव तो जो रिगोनॉमिक्स थी पर इसका प्रभाव है, अर्थात यूएसए के जो राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन थे 1981 से 89 तक ने निस्केनन की सिफारिश पर सरकारी तंत्र का आकार घटाया, निजीकरण व बाजारवाद को बढ़ावा दिया। रोलिंग बैक ऑफ द स्टेट बेसिकली ये था। फिर विंस्टन अल्फ्रेड ओस्ट्रॉम, तो द इंटेलेक्चुअल क्राइसिस अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1974 में इनकी बुक आती है। ये इंस्टीट्यूशनल प्लूरलिज्म का समर्थन करते हैं। आम जनता के लिए सेवाओं के कई विकल्प होने चाहिए। तो बीएसएनएल अकेली क्यों होनी चाहिए, वोडाफोन भी होना चाहिए, एयरटेल जियो हो, ताकि कम रेट पर अच्छी क्वालिटी मिल सके। फिर मैनकार ओल्सन, तो इनकी जो पुस्तक है, इनकी पुस्तक का नाम क्या है, द लॉजिक ऑफ कलेक्टिव एक्शन 1965 में आती है, द लॉजिक ऑफ कलेक्टिव एक्शन, और द राइज एंड डिक्लाइन ऑफ नेशन 1982 में आती है। तो ओल्सन ने फ्री राइडर प्रॉब्लम, मुक्त खोरी की समस्या का कॉन्सेप्ट दिया है। इसका तात्पर्य है कि जितना ज़्यादा बड़ा होगा समूह, जितना ज़्यादा बड़ा होगा उसमें मुक्त खोर उतने ही ज़्यादा होंगे, यानी समूह जितना बड़ा होगा उसमें मुक्त खोर उतने ही ज़्यादा होंगे। जितने बड़ा समूह होगा व्यक्ति को
उतना ही कम लाभ मिलेगा। तो समूह जितना ज़्यादा बड़ा होगा उसमें मुफ्तखोर उतने ही ज़्यादा होंगे, और जितना बड़ा समूह होगा व्यक्ति को उतना ही कम लाभ मिलेगा। केनेथ एरो, तो सोशल चॉइस एंड इंडिविजुअल वैल्यूज 1961 में इनकी पुस्तक आती है, सोशल चॉइस एंड इंडिविजुअल वैल्यूज, केनेथ एरो की। एरो ने असंभाव्यता का प्रमेय यानी इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम का उपयोग किया है। तो इसमें दोस्तों हमारा ये जो पब्लिक चॉइस थ्योरी है ये समाप्त होती है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।